जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 के लिए जीके का नया मॉक टेस्ट। 25 प्रश्न 15 मिनट जो सेक्शन टाइम है उसका अभ्यास हम करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्या कहा गया? पहला प्रश्न कहा गया हड़प्पा, सॉरी पहला नहीं तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। अच्छा दूसरा, पहला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस करने का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन जब हुआ तो महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। इसका सही कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण की बात करें, देखो आप जानते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में भयंकर नरसंहार देखा गया, ठीक है। तो उसके विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो लोगों, निर्दोष लोगों पर गोली चलाई गई थी, जिनको मारा गया था, उसका विरोध करने के चलते महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, आर.एन. टैगोर थे, इनके द्वारा किसकी उपाधि वापस कर दी गई थी? तो नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था, तो आप बताइएगा पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था? देखो आप जानते हैं कि भारत में एक एक्ट आया था, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था कि ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना दलील, बिना वकील के गिरफ्तार कर सकती थी, ठीक है। बिना वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता था अगर आपने सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोला, सरकार के विरुद्ध कुछ भी आपने कुछ काम किया, तो आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। सेम ऐसी कंडीशन थी जैसे आज के समय हमारी सरकारें करती हैं कि अगर आपने सरकार की बुराई की, आलोचना की, तो आपको जेल में घोषित कर दिया जाएगा या फिर आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। तो सेम कंडीशन थी रोलेट एक्ट में, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका विरोध करने के लिए भारत का एक बड़ा जनसमूह अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ और जनरल डायर ने क्या काम किया कि उस निहत्थी जनता पर गोली चलवा दी। उस निहत्थी जनता पर गोली चलने के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग मारे गए, बहुत से जख्मी हो गए। तो उनके विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है गांधी जी। गांधी जी की किताब बड़ी एग्जाम में पूछी जाती है, वो है हिंद स्वराज। तो कभी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आए कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी की किताब है हिंद स्वराज। अगला प्रश्न क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता का स्थल धोलावीरा वर्तमान भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों धोलावीरा जो है ना, ये गुजरात की कच्छ जिले में है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कच्छ जिले गुजरात में स्थित है। और मैं आपको बता दूं, धोलावीरा अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मौर्य काल में समाहर्ता का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या था? तो दोस्तों मौर्य काल में अगर हम समाहर्ता की बात करें तो ये जो था वो राजस्व संग्रह करने वाला एक अधिकारी होता था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, समाहर्ता राजस्व अधिकारी होता था, ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों मौर्य काल में एक शब्द और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सीता अध्यक्ष कौन होता है? तो मैं आपको बता दूं, कृषि कार्यों का प्रमुख, कृषि विभाग का प्रमुख जो होता था वो आपका सीता अध्यक्ष कहलाता है। ये कई बार आपसे पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना, सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख होता था, कृषि कार्यों का प्रमुख है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समाहर्ता राजस्व संग्रह करने का काम ये करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी में भारत की दो नदियां मुख्यतः बहती हैं, एक है नर्मदा और एक है तापी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। और मैं आपको बता दूं, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से, और ये पश्चिम की ओर बहती हुई डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी में बहती है और ये एस्चुरी बनाती है, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नर्मदा नदी एक जलप्रपात भी बनाती है, इसका नाम धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात ये जबलपुर में बनता है और ये नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया आपका कावेरी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा गया है। और कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ठीक है, कर्नाटक। ये आप ध्यान रखना, हमसे पूछा गया था भ्रंश घाटी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं घटित होती हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। इसी में आपके बादल का फिनोमिना, कोहरा,
तूफान, है ना, वर्षा, वो सब देखी जाती हैं। तो अधिकांश मौसमी परिवर्तन जो होते हैं ना, वो आपके क्षोभ मंडल में होते हैं, और ये क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे निचली परत है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न, रेगुर, रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो रेगुर को आप जानते हैं, इसको काली मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, काली या कपासी मृदा इसको कहा जाता है। भारत में आपने सुना होगा दक्कन का पठार, दक्कन के पठार में जो मिट्टी मिलती है वो काली मिट्टी मिलती है, जो आपके गन्ना और कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, काली मिट्टी ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से बनती है, ये भी आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया वो है जलोढ़ मिट्टी। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी वो है जलोढ़, ये आप ध्यान रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलेगी? लेटेराइट मिट्टी मिलेगी पर्वतीय क्षेत्रों में, बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। हमसे पूछा गया रेगुर का अन्य नाम वो है काली मिट्टी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का उल्लेख करता है? तो समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, आर्टिकल 44। भारतीय संविधान का भाग 4 आप जानते हैं, और भाग 4 में डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 44 आता है, जो समान नागरिक संहिता की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में किसने लिखा, तो हिंदी में लिखा बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा भारतीय संविधान की ओरिजिनल प्रति हिंदी भाषा में लिखी गई है। और इंग्लिश में किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी में लिखा है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में लिखा गया है, और ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया ली गई है, ये आप ध्यान रखना। और अमेरिका के संविधान से हमने फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार लिए हैं। जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने लिया है, ये भी आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। और प्रस्तावना का विचार भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, याद रखना। ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता ली है। संसदीय प्रणाली जो हमारी स्थित है भारत में, वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। रिट शब्द जो हमारी संविधान में आया वो ब्रिटेन के संविधान से आया है, ये भी आप याद रखना। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है, विधि का शासन, तो ये भी आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। यहाँ से लिखा गया आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी। डीपीएसपी कनाडा आप जानते हैं संघ का विचार, भारत राज्यों का संघ है, तो संघ का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्लियर। क्वेश्चन पर लौटता हूँ, कहा गया था राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो मत देने की आयु 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। इसके द्वारा जो था वो मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है। वयस्क मताधिकार का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 326 में। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य रूप से क्या अर्थ होता है? दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि आपकी जो उत्पादकता वो शून्य है। मतलब हमको ज़रूरत तो है कितनी? 2 लोगों की, और उसमें काम कर रहे हैं 6 लोग। तो इसमें क्या होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी में, कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, जहां आवश्यकता से अधिक श्रमिक काम पे लगे होते हैं, और कुछ लोगों को हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और ये जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कृषि में देखी जाती है। ठीक है, कृषि में, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये आप ध्यान रखना, एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। और राष्ट्रीय आय का अन्य नाम क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के बारे में किसने बताया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? सही जवाब आपका जीएसटी। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। दुनिया का पहला देश फ्रांस था जिसने जीएसटी को लागू किया था 1954 में, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? पादपों में जल और खनिज परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? कई बार पढ़ा चुके हैं।
पादपों में एक ऊतक होता है जाइलम। जाइलम जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है और जाइलम हमेशा अपवार्ड काम करता है, मतलब ये जड़ों से जल को पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। तो जाइलम आप याद रखना, ये जल का परिवहन करता है। फ्लोएम की बात करें तो ये फूड की बात करता है, ठीक है, फूड। अब बात करें पैरेन्काइमा की, तो पैरेन्काइमा जो होता है ना, ये फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। पैरेन्काइमा टिश्यू ये फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें अपना रोल निभाता है, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे अवशोषित करते हैं और CO2 जो है वो छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा में ऐसे पौधे होते हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रहते तो मिट्टी में है, लेकिन जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनको पानी की आवश्यकता होती है। तो ब्रायोफाइटा में ऐसे पौधे होते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं, इसीलिए इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप जानते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, यकृत। मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी में जो बाइल जूस निकलता है वो कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है। और यकृत में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, इन चारों विटामिनों का स्टोरेज होता है। ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है कि हमारे लीवर में कौन से विटामिन स्टोर होते हैं? तो ए, डी, ई और के होते हैं। यहाँ पे लिखा गया पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड किसको कहा गया? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मानव रक्त का रंग लाल निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप जानते हैं हमारे रक्त में एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है इसके कारण मानव का रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लौह धातु होती है। ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ये भी आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है कई बार, ठीक है, याद रखेंगे। तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रकार का लौह धातु युक्त प्रोटीन है और इसी के कारण हमारी खून का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये आप याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में, अच्छा क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस जीव को सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन, अच्छा ये है, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओनायरोलॉजी के अंतर्गत नहीं बल्कि कीटों के अध्ययन के तहत रखा जाता है? तो आपको बताना है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखो सिंपली भाषा समझिए, सपनों का अध्ययन ओनायरोलॉजी कहलाता है, तो आपको बताना है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, एंटोमोलॉजी। यहाँ पे लिखा गया ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी में लिखा गया ऑर्निथोलॉजी। तो आप जानते हैं पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। यहाँ लिखा गया इक्थियोलॉजी, तो इक्थियोलॉजी क्या होता है? ये मछलियों का अध्ययन होता है। और माइकोलॉजी ये कबकों का अध्ययन होता है, कबक, ठीक है, ध्यान रखना। हमसे पूछा गया था कीटों का अध्ययन, इसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम भारत के किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? तो सही आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। भारत का सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस कौन सा है? वो आपका भरतनाट्यम ही है, ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। क्लियर। और केरल का कौन सा है? तो मोहिनीअट्टम और कथकली, ये केरल का है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। सतारिया आपका असम का है। प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म की कला से प्रेरित हैं? तो आप जानते हैं अजंता की गुफाएं छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है, महाराष्ट्र में, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बौद्ध धर्म। और मैं ये भी बता दूं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी जातक कथाएं कहलाती है और इन गुफाओं में जातक कथाओं के बारे में चित्रांकन किया गया है। तो जातक कथा महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है जिसका चित्रांकन अजंता की गुफाओं में किया गया। और ये किस धर्म की गुफाएं हैं? बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा, ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को बोलते हैं, और ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में पुरी जिले में है, ये आप ध्यान रखना। नरसिंह देव प्रथम थे, नरसिंह देव प्रथम, तो उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय ये आपका वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और वाशिंगटन शहर कौन सी नदी के किनारे? तो वो नदी है पोटोमैक नदी, तो ये भी आप ध्यान रखना, पोटोमैक नदी। अगला प्रश्न क्या कहा गया,
सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना जो हुई दोस्तों वो हुई थी 1985 में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है सार्क, और 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। तो काठमांडू में सार्क की स्थापना हुई, ये आप ध्यान रखना। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगला प्रश्न क्या कहा गया? विश्व व्यापार संगठन ने किस पूर्ववर्ती संगठन का स्थान लिया? तो आप जानते हैं, देखो 1948 में बना था गैट। गैट को बाद में 1 जनवरी 1995 को क्या नाम दे दिया गया? वो था आपका WTO। तो विश्व व्यापार संगठन से पहले गैट संस्था होती थी, गैट को रिप्लेस करके WTO बना 1 जनवरी 1995 को। और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जवाब होगा विश्व व्यापार संघ का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं हमेशा भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था और ये भारत का एक थिंक टैंक है, ठीक है, आप ध्यान रखना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, प्रधानमंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज का मॉक टेस्ट, जिसमें मैंने आपको अभ्यास कराया 25 प्रश्नों का। तो फिर मुलाकात होगी नए मॉक टेस्ट का। भी थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।